हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमटोर पाथवे। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एमटोर की फुल फॉर्म क्या है? मेमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। रेपामाइसिन जो है एक ड्रग है। रेपामाइसिन क्या है? एक ड्रग है जो मेमेलियन के केस में इस एमटोर पाथवे को ब्लॉक करती है। किसी भी ह्यूमन बीइंग्स को अगर कैंसर हो जाती है तो कैंसर को ब्लॉक करने के लिए, कैंसर सेल्स को मारने के लिए ये रेपामाइसिन जो है इस एमटोर पाथवे को ब्लॉक करती है। वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो ये एमटोर क्या है? ये एमटोर कॉम्प्लेक्स है। एमटोर कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 और एमटोर कॉम्प्लेक्स 2। तो पहले हम एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में देखते हैं। एमटोर कॉम्प्लेक्स जो 1 होता है ये एमटोर और रेप्टर प्रोटीन से बना होता है। रेप्टर प्रोटीन से बना होता है। इस रेप्टर प्रोटीन्स को हम RHB प्रोटीन भी बोलते हैं। RHEB प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये एमटोर कॉम्प्लेक्स का जो ये रेप्टर प्रोटीन होता है ये कैटालाइटिक इन नेचर होता है। तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं जब RHEB को, तो ये रास रिलेटेड GTP बाइंडिंग प्रोटीन होता है। रास रिलेटेड GTP बाइंडिंग प्रोटीन ये होता है। तो जब ये एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 फॉस्फोराइलेट होता है, उस कंडीशन में ये दो प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। एक है S6 काइनेज, इसको फॉस्फोराइलेट करेगा ये एमटोर कॉम्प्लेक्स 1। और जब S6 काइनेज फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो ये फर्दर आपका राइबोसोमल S6 प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है, इसको फॉस्फोराइलेट करता है। जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो होता क्या है कि ये प्रमोट करता है ट्रांसलेशन को, एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है कि जो एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 है ये EIF4E जो कि यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का इनिशिएशन फैक्टर है। नॉर्मल कंडीशन में इसके साथ BP बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच रहती है और ये बाइंडिंग प्रोटीन्स नॉर्मल कंडीशन में इस 4E को 4G के साथ बाइंड नहीं होने देती। 4G भी आपका क्या है? एक इनिशिएशन फैक्टर है ट्रांसलेशन का। तो एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा? इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो यहां से आपका जो BP है वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद ये 4E जो है ये 4G के साथ इजिली बाइंड हो जाएगा और ट्रांसलेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो केसेस हैं जिस हिसाब से एमटोर कॉम्प्लेक्स 1 है वो S6 काइनेज को फॉस्फोराइलेट करता है, ये फिर राइबोसोमल S6 प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा और प्रमोट करता है ट्रांसलेशन को। दूसरा केस क्या है कि EIF4E जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन वो है, इनिशिएशन फैक्टर है ट्रांसलेशन का। तो उसके साथ जो बाइंडिंग प्रोटीन अटैच रहती है ये फॉस्फोरेशन के टाइम पे यहां से रिलीज हो जाती है। जब यहां से रिलीज हो जाती है तो ये 4E 4G के साथ बाइंड हो जाएगा और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है एमटोर कॉम्प्लेक्स 2। ये एमटोर जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है ये आपका एमटोर और रिक्टर का बना होता है। ये बनाता है रिक्टर का। तो एमटोर कॉम्प्लेक्स 2 का सिर्फ एक ही काम होता है कि जो आगे मैं समझाऊंगा आपको कि जो आपका PDK1 है, PDK1 AKT को फॉस्फोराइलेट करता है, साथ साथ एमटोर कॉम्प्लेक्स 2 भी उस AKT को फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। तो ये जो इसकी ये वाली यूनिट है, रिक्टर यूनिट है, ये आपकी कैटालाइटिक नहीं होती है। इसके केस में हम इसका
पाथवे देखते हैं कैसे कैसे रेगुलेट होता है। देखिए ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपके क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन केस पर यहां पर एक रिसेप्टर है, ये क्या है, ये रिसेप्टर है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है। और रिसेप्टर कौन सा है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आरटी के रिसेप्टर जो है यहां पे काम करते हैं। दूसरा ये सिंगल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। सी टर्मिनल पे आपका हमेशा ऐसा क्या मिलेगा, टायरोसिन रेजिड्यू मिलेगा आपका, टायरोसिन रेजिड्यू, और जो एन टर्मिनल होता है उस पर सिस्टीन रेजिड्यू मिलता है। तो दूसरा आपका इस टाइप से यहां पे दूसरा आपका है एन सी। यहां पे जब कोई ग्रोथ फैक्टर्स, कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स यहां पे आके बाइंड होता है इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पर, जब कोई भी लिगेंड आके बाइंड होता है, ग्रोथ फैक्टर्स आके बाइंड होता है, तो ये क्या करते हैं, ये डाइमराइज होते हैं। क्या होते हैं, ये डाइमराइज होते हैं। जैसे ये डाइमराइज होते हैं ऐसे ही आपके जो टायरोसिन रेजिड्यू होता है उस पर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। क्या होता है, उस पर फॉस्फोराइलेशन होता है। तो यहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी इनके अंदर होती है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी इनके अंदर होती है। तो जैसे इनके अंदर ऑटो फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी ये शो करते हैं, उसके जस्ट बाद एक स्पेशल टाइप की बाइंडिंग साइट ये प्रोवाइड कराते हैं, क्रिएट करते हैं। उस जो बाइंडिंग साइट इन्होंने क्रिएट करवाई है, उससे बाइंडिंग साइट पर वही प्रोटीन्स या एंजाइम्स अटैच हो सकते हैं जिन पर SS2 डोमेन होता है। तो यहां पे एक एंजाइम होता है PI3K, फॉस्फोआइनोस्टाइड, मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं इसकी, फॉस्फोआइनोसिटाइड 3 काइनेज, फॉस्फोआइनोसिटाइड 3 काइनेज, ये एंजाइम होता है। इस पर क्या होती है, SS2 डोमेन होता है, इसमें SS2 डोमेन होता है। इस SS2 डोमेन की हेल्प से ये इस टायरोसिन रेजिड्यू पे आके, जहां पर फॉस्फोराइलेशन हुआ था वहां पे आके अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच होता है ऐसे ये PI3 काइनेज जो एंजाइम है ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है। जैसे ही ये PI3 काइनेज फॉस्फोराइलेट होता है, ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा किस पर, PIP2 पर, PIP2 पर, फॉस्फोटाइडल आइनोस्टॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। जब इसके 3 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, PIP3 में। ऐसे 2-3 मॉलिक्यूल्स यहां पे बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो इस PI3 काइनेज ने 3 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया है, तो PIP2 कन्वर्ट हो गया है PIP3 में, फॉस्फोटाइडल आइनोस्टॉल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। जैसे यहां पे ये फॉस्फेट ग्रुप करवाने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद PIP3 बनता है, तो ये स्पेशल टाइप की क्रिएट साइट, यहाँ पे जो स्पेशल टाइप की साइट्स हैं वो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ SH2 डोमेन, SS2 डोमेन की हेल्प से यहाँ पर दूसरे जो प्रोटीन्स हैं, दूसरे एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। तो उनमें से क्या है, PDK1 यहाँ पे आके अटैच हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ SH2 डोमेन। इसी हिसाब से यहाँ पर AKT ये अटैच हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ SH2 डोमेन। अब देखिए जो ये PIP3 है, इस PDK1 को फॉस्फोराइलेट करता है किस पर, टायरोसिन रेजिड्यू पर, टायरोसिन रेजिड्यू पर ये इसको फॉस्फोराइलेट करता है PIP3 इसको, PDK को। तो ये क्या हो गया है, फॉस्फोराइलेट हो गया है। लेकिन ये PIP3 जो है इस AKT को फॉस्फोराइलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो AKT फॉस्फोराइलेट होता है वो आपका सीरीन और थ्रियोनिन पे होता है, तो ये इसको नहीं कर सकता। अब क्या करेगा, ये PDK जो है, इस PDK को, इस PDK1 जो है इस AKT को आपका थ्रियोनिन
थ्रियोनिन जो है इस अमीनो एसिड्स पर इसको फॉस्फोराइलेट करता है। और साथ साथ जो मैंने बताया था आपको mTOR कॉम्प्लेक्स 2, ये जो है ये इस AKT को फॉस्फोराइलेट करता है सीरीन पर। जैसे ही AKT 2 बार फॉस्फोराइलेट होता है, AKT आपका यहां से सेपरेट होकर कहां जाता है, साइटोप्लाज्म में। AKT कहां चुका है आपका, साइटोप्लाज्म में। और ये 2 बार फॉस्फोराइलेट हो रखा है, एक बार PDK1 से और एक बार mTOR कॉम्प्लेक्स 2 से। तो ये क्या करता है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स होता है TSC1 TSC2, इस कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करता है, इस कॉम्प्लेक्स को ये ब्लॉक करता है AKT। जब ये TSC1 और TSC2 कॉम्प्लेक्स ब्लॉक होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो RHEB पार्ट था या रेप्टर पार्ट था इसका, mTOR कॉम्प्लेक्स 1 का, वो आपका एक्टिवेट रहता है। अगर ये TSC1 और TSC2 यहां पर एक्टिवेट होता तो उस कंडीशन में इसके फंक्शन को ये ब्लॉक रखता है, लेकिन यहां पे ये खुद ही इनएक्टिव हो गया है, तो RHEB जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब mTOR कॉम्प्लेक्स 1 एक्टिवेट हो जाएगा तो मैंने बताया था आपको 2 फंक्शन यहां पे क्रिएट करता है। एक S6 काइनेज को फॉस्फोराइलेट करेगा जो कि राइबोसोमल S6 प्रोटीन्स इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, इसको फॉस्फोराइलेट करेगा और ट्रांसलेशन को प्रमोट करता है, ट्रांसलेशन को प्रमोट करता है। दूसरा काम मैंने बताया था आपको EIF4E बाइंडिंग, इसको ये फॉस्फोराइलेट करेगा और यहां पे जो है BP आपकी रिलीज हो जाएगी। और ये 4E जो है ये 4G के साथ बाइंड होने के बाद ट्रांसलेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हुआ क्या है कि जब AKT 2 बार फॉस्फोराइलेट होता है तो उसने TSC1 और TSC2 को ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर दिया है। तो उस केस में RHEB जो है mTOR कॉम्प्लेक्स 1 का जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है और mTOR कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप देखिए कि रेगुलर अगर AKT यहां पे फॉस्फोराइलेट रहता है तो उस कंडीशन में ये रेगुलरली इस TSC1 और TSC2 को ब्लॉक रखेगा और रेगुलर यहां पे आपका ट्रांसलेशन जो है वो चलता रहेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक कंडीशन ऐसी आती है, एक जो प्रॉब्लम फेस होती है मैमल्स को या ह्यूमंस को, कि जब लगातार ट्रांसलेशन चलता रहता है तो उस कंडीशन में जो शरीर की जो बॉडी की जो एनर्जी है, बॉडी की जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। जब बॉडी की एनर्जी लो हो जाएगी तो उस कंडीशन में यहां पे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, लो एनर्जी हो जाती है। जब हमारी बॉडी लो एनर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहां पे एक एंजाइम होता है AMPK, ये एंजाइम इस लो एनर्जी को क्या करता है, सेंस करता है। ये एंजाइम इस लो एनर्जी को क्या करता है, सेंस करता है। ये एंजाइम क्या है, AMP एक्टिवेटिंग काइनेज। ये एंजाइम इस लो एनर्जी को सेंस करता है और जैसे ये लो एनर्जी को सेंस करेगा ये क्या करेगा, AMP को कन्वर्ट करेगा ATP में, और ये ATP यूज होती है इस TSC1 और TSC कॉम्प्लेक्स 2 को एक्टिवेट करवाने में, TSC1 और TSC2 कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करवाने में। जैसे ही ये एक्टिव होता है, जैसे ही ये एक्टिव होता है तो उस कंडीशन में ये जो RHB है ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही इनएक्टिव हुआ ऐसे ही आपकी ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। एक केस तो ये है। दूसरा रैपामाइसिन जो है, रैपामाइसिन जो ड्रग है वो इस mTOR कॉम्प्लेक्स को, इस mTOR कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करती है। रैपामाइसिन ब्लॉक टू mTOR कॉम्प्लेक्स 1, और उस कंडीशन में जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो आपकी स्टॉप हो जाती है।
तो जो जिस बंदे को कैंसर है उस कैंसर सेल्स को मारने के लिए या जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उस कंडीशन में रेपामाइसिन दी जाती है कि ताकि जो सेल्स हैं वो उनकी जो डेथ है वो हो जाए और कैंसर्स के जो ज्यादा चांसेस है फैलने के वो स्टॉप हो जाते हैं, वो बंद हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।